नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में कक्षा 6 की अध्याय 10 पढ़ेंगे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आता है। तो चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे वो है सही या गलत बताना। पहला क्वेश्चन जो है, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी की प्रशंसा में प्रस्तुति लिखी, सही है या गलत है। सेकंड क्वेश्चन, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणापथ में 12 शासक थे, सही या गलत। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे, सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट है, एहोल पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही है, सही है या गलत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, बताना है। नेक्स्ट है, इस युग में सैन्य संगठन का क्या बदलाव आए थे। इस युग में जो है सैन्य संगठन का क्या बदलाव आए थे, इसको आपको जो है 50 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट है, इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती है, इसे 100 शब्दों में लिखना होगा आपको। आओ चर्चा करें, आइए चर्चा करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे। अपने उत्तर के कारण को बताओ और यह लिखना आपको 100 शब्दों में, ध्यान रखिएगा 100 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं अब आज की चैप्टर को। नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट है, क्या बताती है प्रशस्तियां। ध्यान रखिएगा, प्रशस्तियां क्या बताती है उसी के बारे में समझना है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद नाम का एक लड़का था जो कि गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे, जो कि समुद्रगुप्त कहलाए, उनकी भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में इन्हें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अब देखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद में अशोक स्तंभ में जो है एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। मतलब कि समुद्रगुप्त को जो है अशोक स्तंभ जो मिलता है इलाहाबाद से, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यानी कि जो हरिसेन थे वो क्या थे, मंत्री भी थे और कवि भी थे। किसके कवि, किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अब यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा होता है। इसका अर्थ जो है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी की प्रशस्तियां के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया था गौतमी पुत्र शतकर्णी की प्रशस्तियां के बारे में। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया और गुप्त काल आते आते इसका महत्व बढ़ गया। अगर इसको ओवरऑल देखने की कोशिश करो तो मैं आपको समझाता हूं कि प्रशस्तियां जो होती थी, इसका ये जो है एक जो संस्कृत शब्द था और इसका अर्थ क्या होता था कि प्रशंसा करना। और इस टाइम में जो है बहुत सारे, जैसे अगर अध्याय 9 में देखो तो गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी जो है उस प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा। लेकिन गुप्त काल आते आते इसका महत्व यानी प्रशस्तियों का महत्व जो है बढ़ जाता है। और समुद्रगुप्त के ही टाइम में जो है उसके कवि और मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा काव्य के रूप में ये की गई थी। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां, इसके बारे में समझते हैं और कोशिश करते हैं जानने की। चलिए आइए जानते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां क्या थी।
आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या बताती है। कवि ने हमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्तियां में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया नीचे में। लेकिन आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्तियां थी उसमें कवि ने जो है राजा समुद्रगुप्त के बारे में बोला है कि ये एक योद्धा था, युद्धों को जीतने वाला राजा था, विद्वान था, उत्कृष्ट कवि था, जिसकी भरपूर प्रशंसा की है। यहीं तक नहीं रुका है, यहां के बाद भी आगे बताया है कि ये एक ईश्वर के बराबर बताया गया है। मतलब क्या, एक तरीके से कहा जाए तो एक ये ईश्वर का अंश है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीर, अन्य सैकड़ों हथियार से अलग अलग घावों के दाग भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में बताता है जो राजा किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ते थे, किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ते थे। वो लड़ने वक्त जो है उनके शरीर पे कुठारों का, कुल्हाड़ियों का, तीर का, भाला का, तलवारों का, गदा का, नुकीले तारों का जो है अत्यंत जो है सुंदर दिखता, मतलब क्या छेद हो जाता था। अगर तुमने मानचित्र 108 में गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र जो है हरे रंग से रंगा गया है और तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखेंगे। उसी तरह से कुछ क्षेत्र जो है बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र में प्रशस्त्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के वर्णन किया है। कौन? तो हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त के काल में जो है उसके मंत्री भी था और उसके दरबार में कवि भी था। ध्यान रखिएगा। अब चलिए, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो है आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आइए थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। हरे रंग का जो कि उस टाइम में जो है आर्यावर्त के उन 9 शासकों को जो है समुद्रगुप्त ने हराकर उसको अपने राज्य में मिला लिया था। आइए मैप को थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को जो है टोटल 9 राजा इसमें थे, उन सारे को हराकर इसे अपने क्षेत्र में समुद्रगुप्त मिला लिया था। ये हरा वाला क्षेत्र, तो ध्यान रखिएगा। इसमें हरा वाला क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएगा आपको? अगर देखा जाए तो एक तरीके से यूपी, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बिहार, थोड़ा सा झारखंड का भी हिस्सा है, थोड़ा सा है। तो ये वाला एक तरीके से अगर कहा जाए तो यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, यानी कि कन्नौज से लेकर मथुरा से लेकर एक तरीके से लिख लीजिए पाटलिपुत्र नालंदा तक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो है दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। उन्हें कुछ राजधानी को दिखाते हुए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए। दक्षिणापथ के 12 शासक लाल बिंदु को, और इन सब के हारे जाने पर समुद्रगुप्त ने अपने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। और जो दक्षिणापथ में 12 शासक थे, इन सारे के सारे को हराने के बाद ये सारे के सारे समर्पण कर दिया और फिर से समुद्रगुप्त जो है इन्हें अपने शासन करने की अनुमति दे दी। अब थोड़ा दक्षिणापथ में देख लेते हैं। ये वाला क्षेत्र देखिए, लाल रंग से रंगा हुआ, ये समुद्र तट पे लगे हुए थे और सारे के सारे क्षेत्र को जीत लेता है। उसके बाद ये लोग खुद आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर से जो समुद्रगुप्त उसे दे देता है कि जाइए आप लोग शासन उस क्षेत्र पे कीजिए। नेक्स्ट है पड़ोसी देश के आंतरिक घेरा जो है बैगनी रंग से रंगा गया है। जो पड़ोसी देश के आंतरिक घेरा है जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण कहें या संघ कहें आते थे और ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ये सारे के सारे लोग जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो जो बैगनी रंग का है, अब देखिए ये बैगनी रंग कहां है? बैगनी रंग एक सेकेंड, ये सारा का सारा जो है देखिए, ये वाला क्षेत्र ऐसे 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 हिमालय होते हुए ये पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र जो होता था, ये जो है बाहरी क्षेत्र होते थे
कुछ बाहरी क्षेत्र भी होते थे। ये जो है दक्षिणापथ के 12 शासक यहाँ पे होते थे, ध्यान रखिएगा। तो जिनको लाल बिंदु से समुद्री तट के ऊपर किए गए और पड़ोसी देश के आंतरिक घेरा में बैगनी, अभी जो मैंने बताया जिसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम कई गणराज्य जो शामिल थे यहाँ होते थे। और ये लोग जो है राजा का आज्ञा का पालन करते थे और साथ साथ में ध्यान रखिएगा ये लोग जो थे टोटल के टोटल ये जो क्या करते थे, राजा के आज्ञा का पालन करते थे और राजा के लिए उपहार भी लाते थे। ये बैगनीकरण से जो किया गया है, राजा के लिए उपहार भी लाते थे और राजा जो कहता था वो मानते भी थे। और बाह्य इलाका के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। और इसमें जो है श्रीलंका के शासक भी थे। इसमें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। मतलब कहने का मतलब एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाह्य शासक थे जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, देख लीजिए एक बार देख लीजिए नीले रंग से बाह्य शासक, ये सब क्षेत्र देखिए नीले रंग से, श्रीलंका वाला पार्ट हुआ और ये वाला पार्ट जो हुआ ये नीले रंग से रंगा गया। तो ये जो नीले रंग से रंगा गया था ना, ये संभवतः ये माना जाता है कि कुषाणों तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे जिन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्री का विवाह भी उससे किया था। चलिए वंशावलियां, अब इसको समझते हैं। वंशावलियां ये क्या होती है? अधिकांश परिस्थितियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। जो शासक होते थे उसके पूर्वज के बारे में भी प्रशस्तियां बताती थी और यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के जो है प्रपितामह और पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में भी बताती थी। और उनकी माँ जो थी वो कुमार देवी लिच्छवी गणराज की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। उनकी माँ जो थी कुमार देवी थी जो कि लक्ष्मी गणराज की थी और उनके पिता जो थे चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक हुए थे। चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक। ये सब जो कहानी कही जा रही है समुद्रगुप्त के बारे में, उनके पिता का नाम जो था वो चंद्रगुप्त था जो कि पहले शासक हुए जिन्होंने महाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। महाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त ने की। एकदम याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। और फिर रही सही आगे आने के बाद समुद्रगुप्त इसने भी महाधिराज की उपाधि जो है धारण की। अनेक दादा परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख है और जितने भी दादा हुए परदादा हुए इन सारे के सारे को महाराजा के रूप में उल्लेख किया गया है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे यह वंश का महत्व जो है बढ़ता गया। पहले महाराजा और उसके बाद महाधिराज का उपाधि मिलने लगी। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजाओ कि राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। इसके बारे में नेक्स्ट जो है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बारे में शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है और उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है। किनसे? तो अभिलेखों से और सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान के अंतिम एक शासक को जो है परास्त किया था, हरा दिया था। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारियां अध्याय 11 में मिलेगी जब हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। विक्रम संवत ये क्या, इसको जानना जरूरी है। विक्रम संवत का मतलब क्या है? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस शक संवत की स्थापना की थी। किसके प्रतीक के रूप में? तो शकों पे, एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। शकों पे विजय के प्रतीक के रूप में इसे जो है शक संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और यहीं से जो है विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की विक्रम संवत से ही। चलिए हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। देखिए एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोशिश हमेशा दिल से ही पढ़ाने की करता हूँ। कोशिश या तो जिस दिन मूड नहीं होता उस दिन नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन जब पढ़ाता हूँ तो एकदम आत्मा को हिला के पढ़ाता हूँ।
लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है जो हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन जिस फील्ड में आपने आ गया है उस फील्ड में या तो इम्पॉसिबल को हटा दो, या तो बोरिंग हटा दो, या फिर मुझे ये नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता, इन सारी बातों को हटा दीजिए, क्योंकि इस फील्ड में इसका कोई भी जगह नहीं है। सच्ची बताता हूं, है, पता है कि बोरिंग होगा, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट के रूप में उस बोरिंग को भी अपने अंदर ग्रहण करना होगा, तभी काम बनेगा। चलिए, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित ये क्या है? जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता, अभी देखे ना, अभिलेख और सिक्कों से जो है गुप्त वंश के शासकों के बारे में पता चला। अभी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े, और उनका जो पिता थे चंद्रगुप्त थे, उनके बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ा। उसकी जो है प्रशस्तियां होती थी जिसमें प्रशंसा की जाती, उन्हीं के द्वारा उस पर क्या किया जाता था, लिखा जाता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी के टाइम में भी प्रशस्तियां लिखा जाता था, लेकिन गुप्त काल आते आते इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था। अब आते हैं हर्षवर्धन के हर्षचरित, ये क्या है? यहां के बाद फिर से थोड़ा सा माहौल बदलेगा। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के अभिलेख और सिक्कों से पता चलता, उसी तरह से अन्य शासक के बारे में उनके जीवन का पता भी चलता है, उनकी जीवनी का पता चलता है। ऐसे में एक राजा जो है वो है हर्षवर्धन। इन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित में लिखी थी। ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट कभी कभी पूछता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बताना होगा बाणभट्ट। और उनमें जो जीवनी किनकी लिखी हुई है बाणभट्ट में, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन की जीवनी संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन, वंशावली के साथ में हर्षवर्धन के राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वान इसके बारे में तुमने 9 में पढ़ा था, हम लोग ने स्वान के बारे में पढ़ा था। काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन भी किया गया है। अब हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाइयों की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने थे। अपने पिता और बड़े भाई के मृत्यु हो जाने के बाद में ये थानेश्वर के राजा बनते और इनके बहनोई कन्नौज के शासक बनते हैं, और इनके जो बहनोई हैं वो कन्नौज के शासक बनते हैं। जब बंगाल का शासक ने इन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और उसके बाद जो है बंगाल के शासक ने क्या किया, इनके बहनोई पे हमला करता है और उन्हें मार डालता है। तो फिर इन हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को अपने अधीन कर लेता है और बंगाल पर आक्रमण कर देता है। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर इन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब इन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, एक तरीके से अपने जो है बड़े भाई और पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनके बहनोई जो है कन्नौज के शासक होते हैं और इन्हें जो है थानेसर का राजा बना दिया जाता। किन्हें? तो हर्षवर्धन को। इसी टाइम में बंगाल के शासक जो है उनके बहनोई को जो है मार देता है। मारने के बाद में हर्षवर्धन क्या करते हैं, बंगाल पे क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं और साथ साथ में जो है इस पे हमला भी कर, कन्नौज पे अधिकार कर लेते हैं और बंगाल पे हमला कर देते हैं। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर पूर्व में जितनी सफलता हर्षवर्धन को मिली है उतनी सफलता अन्य जगह पर कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। जब इन्होंने नर्मदा नदी पार कर रहे थे उसी वक्त में दक्कन की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की, दक्षिण की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय उन्हें रोक देता है। चलिए, पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कौन थे पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन? दोस्तों एक बात मैं यहां पे एकदम बोलता हूं कि पेशेंस रखिए। यह सीरीज जो है पेशेंस का सीरीज है, यह जल्दबाजी का सीरीज नहीं है, ध्यान से शांति से सुनने का सीरीज है। अगर इस सीरीज को आपने जल्दबाजी में सुन लिया तो आपने कुछ भी हासिल ना किया, सच्ची बताता हूं। और अगर आप लिख के नहीं दिखाते हैं तब भी आप कुछ नहीं हासिल किए। यानी कि इसे शांति से सुनना है, समझना है एक एक बात को, और जो समझ में आए पूछना है, और साथ साथ में लिखावट यानी कि लेखन शैली पे ज्यादा ध्यान देना, तभी काम बनेगा। आइए जानते हैं पल्लव चालुक्य और
पुलकेशिन के बारे में। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के, पूरे दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज, उनकी राजधानी जो है वो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। यानी पल्लवों, यहां पे पल्लव की बात हो रही है, यानी कि पल्लवों की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। और आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों, यहां क्या हो रहा? पल्लव के बारे में पढ़ा जा रहा है और चालुक्य के बारे में अभी पढ़ा जा रहा है। तो पल्लव का कांचीपुर राजधानी थी और आसपास के क्षेत्र, और चालुक्यों की राजधानी जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित थी। इनकी राज्य जो थी चालुक्यों की, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित थी। चालुक्यों की राजधानी जो थी ऐहोल थी। याद रखिएगा, पल्लव की राजधानी, तो ध्यान रखिएगा कांचीपुरम। अगर कांचीपुरम याद नहीं रहा तो क्या करेंगे सर? तो अब मैं बताता हूं कैसे करना है। पल्लव है ना, पल्लव यानी कि पल्लव पक गया है। पक मतलब पौ से पल्लव और कौ से कांचीपुरम। और उसी तरीके से जो चालुक्य थे वो ऐहोल थे। ठीक है, चालुक्य मतलब चाहिए, देख रहे हैं ना, चाहिए, चा से चालुक्य और ये ऐसे ऐहोल। बस ऐसे करके कुछ ऐसा ट्रिक आप आजमाइए, आप भी कर सकते हैं। ऐसे करके याद रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल जो था एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन जाता और फिर देखते देखते क्या होता है, यह एक जो है व्यापारिक केंद्र से धार्मिक केंद्र में बदल जाता है, जहां कई मंदिर पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करते रहते थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करते रहते थे और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर के थे। यहां पे राजधानियों पे निशाना बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर में थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ध्यान रखिएगा, चालुक्य राजा थे। अब यहां पे थोड़ा सा आपको चर्चा करके बता दूं, यहां पे जो चर्चा हो रही है एकदम ध्यान से सुनिएगा। पल्लव और चालुक्य के बारे में और पुलकेशिन के बारे में अभी बताता हूं, लेकिन मेन रूप से पल्लव और चालुक्य। पल्लव की अपनी राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। तो चालुक्य का ऐहोल था, आपको मैंने बताया था। व्यापारिक केंद्र था ऐहोल, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते ये फिर धार्मिक केंद्र में बदल गया, धीरे धीरे मंदिरों में बदलता चला गया। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे को जो है सीमाओं पे अतिक्रमण करते रहते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होते रहता था। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना ही बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। जितने भी राजा हुए सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन हुआ? पुलकेशिन। इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो है रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्तियों से पता चलता और इसमें इनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा से यह राज्य इनको मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को, कहने का मतलब पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन द्वितीय वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जितने भी चालुक्य राजा उसमें प्रसिद्ध हुए। हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित, ध्यान रखिएगा, उनके दरबारी कवि जो था वो रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्तियों से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों में उनके बारे में बताएगा। चूंकि पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे मिला था? तो अपने चाचा से यह राज्य जो है उन्हें विरासत के रूप में मिला था। किसको? तो पुलकेशिन को। अब रवि कीर्ति के अनुसार इन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाका में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष और हर्ष नहीं रहा। इस पराजय होने के बाद में हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुर के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। कहने का मतलब कि रवि कीर्ति के अनुसार यह माना जाता है, उनकी जो प्रशस्तियां होती है उसमें यह लिखा जाता है कि समुद्री तटीय इलाका में अभियान चलाए गए और इसी के दौरान हर्ष को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हर्ष का मतलब होता आनंद होता है। और कवि का कहना कि इस पराजय के बाद में हर्ष के पास अब हर्ष नहीं रहा, यहां पे पराजय हो जाता है हर्ष का। और पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण भी करता, जिसे कांचीपुर के दीवार में, पल्लव के राजा कांचीपुर के दीवार में जाके इन्हें शरण लेनी पड़ती है। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन था, लेकिन जो चालुक्य जीत रहे थे उनका विजय कोई
दीर्घकालिक नहीं था बल्कि अल्पकालीन था। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लव और चालुक्य, ध्यान रखिएगा, पल्लव और चालुक्यों को कौन समाप्त किया? तो राष्ट्रकूट और चोल ने। ध्यान रखिएगा, पल्लव और चालुक्य को राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। और इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। हम लोग जब कक्षा 7 पढ़ेंगे 6 के बाद, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इन राज्यों के प्रशासन कैसे चलता था। थोड़ा सा इन राज्यों में प्रशासन कैसे चलाया जाता था इसको समझते हैं और कोशिश करते हैं देखने की। पहले के राजा की तरह इस राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिकता इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्तियां रखने वाले लोग का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए। उदाहरण के तौर पर कहने का मतलब, पहले राजा की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बन गया। पहले राजाओं के लिए इन राजाओं को सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण बना भूमि कर। प्रशासन की प्राथमिकता इकाई गांव होता था। प्रशासन का जो प्राथमिक इकाई होता था प्रशासन का, वो गांव होता था। फिर धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए। क्या क्या कदम उठाए गए, थोड़ा सा कदम के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता को पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह जो है महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय जो है अधिकारी थे। कहने का मतलब, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासक जो होते थे उनका पद अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक मतलब क्या है? आपके दादाजी पहले उस पद पे रहे, उसके बाद आपके बाबा जी रहे, पहले परदादा रहे, फिर आपके दादाजी रहे, फिर आपके पिताजी रहे, अब आप रहिएगा और फिर आपके बच्चे जो आएंगे वो रहेंगे। इसको कहते हैं अनुवांशिक पद पे बने रहना। अर्थात यानी बेटे अपने पिता का पद को पाते थे, इसी को कहते थे अनुवांशिक। जैसा कि कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बना था। अपने पिता के ही जगह पे मुख्य न्याय अधिकारी बना था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पर कार्य करते थे। जैसे हरिसेन एक दंड नायक होने के साथ साथ में कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय में मंत्री था। कहने का मतलब कि एक ही व्यक्ति जो है कई पदों पे काम करते थे। जैसे अगर हरिसेन को ही ले लेते हैं तो वह महादंड नायक होने के साथ साथ में ये कुमारमात्य अर्थात कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था। साथ साथ में संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री था ये। अब संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ये माना जाता है कि वहाँ के जो प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हीं का बहुत बोलबाला था। उन्हें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे इसके अंदर। अब इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ में इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि इतने अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। और फिर धीरे धीरे इसी नीतियों के अंदर क्या होता था ना कि इतने प्रभावशाली हो जाते थे इसी नीतियों के अंदर, यानी आनुवंशिक पद पे रहते थे, इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि फिर से वे स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे, फिर से एक अलग स्वतंत्र राज। अब एक प्रकार के सेना, एक नए प्रकार की सेना थी। क्या थी सेना, इसको समझते हैं। आइए, कुछ राजा अभी भी पुराने राजा की तरह सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो कि आवश्यकता पड़ने पर राजा के सैनिक सहायता जो है दिया करते थे। इन सेना नायकों में कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इन सेना नायक जो होते थे उनको कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, बदले में इन्हें कुछ भूदान दिया जाता था, कुछ भूमि का जो है दान में दिया जाता था। और भूमि ये सोचकर वसूलते थे जिससे कि सेना और घोड़े की देखभाल करते थे, और भूमि से ये कर वसूलते थे, और भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना और घोड़े की देखभाल किया करते थे।
साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और इस तरह व्यक्ति जो है सामंत कहलाए, और इस तरीके का व्यक्ति जो होते वो सामंत कहलाए। यहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। कहने का मतलब कि धीरे धीरे जो वहाँ पे राजा थे वो पुरानी परंपरा सुसंगठित, उसी तरीके से सेना रखना, घुड़सवारी, पैदल, सिपाही और कुछ सेना नायक को अपने पास में रखना, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद किया जाता था। और सेना नायक जो होते थे उनका कोई नियमित वेतन नहीं होता था, उन्हें जो है भूदान दे दिया जाता था, यानी भूमि का दान कुछ कर दिया जाता था, उन्हें दे दिया जाता था और बदले में उनसे जो है उसी भूमि पर कर वसूलते थे जिसमें सेना और घोड़े की देखभाल किया करते थे। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं होने लगी, यानी कि पल्लवों के अभिलेख के कई स्थानीय सभाओं में चर्चा है पल्लवों के अभिलेख के बारे में। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को क्या कहते थे? तो सभा कहते थे। और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारी एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था और इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं जो है शताब्दियों तक काम करती थी। यहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो देखिए अब इसको आपको मैं समझाता हूँ कि दक्षिण के राज्य में सभाएं कैसे होती थी। पल्लव जो थे वो अभिलेख कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। पल्लवों के अभिलेख जो है कई जो भी स्थानीय क्षेत्र है वहां पर उनकी सभाएं होती थी। इनमें से एक जो था ब्राह्मण भूस्वामी, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण भूस्वामी जो संगठन था जिसे सभा भी कहते थे। सभाएं जो होती थी उप समिति के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। जो ये सभाएं होती थी ना, ये सिंचाई के बारे में, किसान के बारे में, साथ साथ में मंदिरों की देखभाल, खेतीबाड़ी, इन सब से जुड़े मुद्दे काम करती थी। जिस इलाका में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पे जो है एक ग्राम सभा नामक होने की बात कही गई है और वहाँ पे जो है ग्राम सभा हुआ करती थी और इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक, सैकड़ों साल तक काम करती रही। इस जमाने में आम लोग, या कहिए तो उस जमाने में आम लोग, ये क्या होते हैं? उस जमाने में आम लोग जनसाधारण जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों में मिलती है। जो जनसाधारण का जीवन होता, थोड़ी बहुत जो झलक है वो नाटकों के थ्रू ही हमें मिलता है। इनमें कुछ उदाहरण देख सकते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन में चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। इस नाटक में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती का प्रेम पे कहानी पे आधारित है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरा के साथ में राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई। कहने का मतलब है कि उस जमाने में आम लोग कैसे होते थे। जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों में तो जरूर मिल जाती है और देखने के लिए मिल जाती है। इनका जो है सबसे अच्छा उदाहरण है कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के बारे में चर्चा प्रसिद्ध है। इस नाटक में रोचक बात यह है कि राजा अधिकांश ब्राह्मणों को जो है संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया राजा, जबकि अन्य लोग जो है वो प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि दुष्यंत नामक एक राजा शकुंतला नाम की एक युवती से प्रेम करता। तो ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो है कालिदास की रचित है, इतना याद रखिएगा। और इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती का प्रेम की इसमें कहानी चलती है। अब है एक मछुआरा की एक अंगूठी मिलती है। एक मछुआरा को जो है एक अंगूठी मिलती, क्या है? एक मछुआरा को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की। यह दुर्घटना बस उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल उसे चोरी का आरोप लगाया और मुख्तः पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरीके से पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाले और द्वारपाल मछुआरे को इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उनके साथ जो है शराब खाने चल पड़े थे। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ हिस्सा
या कुछ मिलता है तो वह पुलिस को खबर करता है। तो क्या उसके साथ उसी तरीके से बर्ताव किया जाए? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्रकृति में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्रकृति में अपने अभिलेख लिखवाए। ये दोनों बताना होगा। बताइए, आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, आते हैं अब सीधे चीनी तीर्थयात्री फासियन, फाहियान जिसको बोलते हैं उसी को फासियन कहा जाता है। फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी था, फिर गया। ध्यान रखिएगा, फासियान का ध्यान जो है उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ऊंचे और शक्तिशाली लोग जो है अछूत मानते थे, उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर कोई लोग शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो उन्हें सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, और यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। कहने का मतलब है कि चीनी तीर्थयात्री जो है फाहियान ये कहता है कि उन लोगों की दुर्गति पर भी जो कि ऊंचे और शक्तिशाली लोग थे वो अछूत मानते थे, इन लोगों को अछूत मानते थे, और शहर के बाहर रहना पड़ता था। इन्हें शहर में नहीं रहना पड़ता था, शहर के बाहर रहना पड़ता था। और वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करना पड़ता था, और यह आवाज सुनकर सभी लोग सतर्क हो जाते थे कि ये लोग आए हुए हैं, इनसे जो है बच के रहना है, नीचे तबके के लोग जो हैं। और साथ में आवाज सुनकर सतर्क हो जाते, छू जाने या किसी भी तरीके के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट के द्वारा अभियान पर निकले राजा को सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। क्या चीज चित्रण किया गया उसको समझिए। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। अपने हथियार अतिरिक्त रोजमर्रा उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, आसपास जिसमें सोने के पायदान भी शामिल होते थे, खाने पीने के सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। राजा अगर कहीं भी यात्रा करने के लिए जाता था तो ये सारी चीज़ें जो है ठेलेगाड़ी पर या फिर ऊंट या हाथियों जैसे सामान पर ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद ले जाती थी। इस विशाल सेना के साथ में संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों पर उनका सत्कार करना पड़ता था, और वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाते थे। अक्सर गांव वाले की झोपड़ी हाथी कुचल डालते थे, और व्यापारी के काफिले में जूते, बैल इस हलचल भरे माहौल को डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी उस टाइम में। कहने का मतलब जब राजा निकलते थे तो अगर कहीं यात्रा करने के निकलते तो हर तरीके की सुख सुविधा, बर्तन से लेके खाना पीना, जानवर, मसाले, सारी चीज़ लेके वे एक जगह से चलते थे। और इसके लिए संगीत भी बजता था, बिगुल बजते थे, नगाड़े बजते थे, ताकि जिस गांव में जो लोग रहें वो क्षेत्र से लोग निकल कर जो है हमारे सत्कार के लिए आए, जिसमें दही, गुड़ और माला लेके आते थे जो कि स्वागत करने के लिए आया करते थे। और साथ साथ में लेकिन यहाँ पे सबसे बुरी बात ये हो जाती थी कि बहुत सारे हाथी ऐसे होते जो गरीब के घर को कुचल देते थे। इसके साथ साथ में व्यापारियों के काफिले में जो है जूते बैल जो होते थे वो भी कहीं न कहीं व्यापारियों का माहौल डर कर भागने पे बेबस कर दिया जाता था। चलिए अन्यत्र पे आते हैं। मानचित्र 6 को ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा। दरअसल अरब व्यापारी नाविकों ने भारत तथा यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले लोग जो है वो क्या थे, तो बेदुइन, ध्यान रखिएगा, बेदुइन थे जो कि घुमक्कर कबीले होते थे। मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि उन्हें ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। यही जानवर जो मरुस्थल में स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम जो ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। जैसे ईसाई के लिए भी भगवान को ही सर्वोपरि माना, उसी तरह ईसाई में
मुस्लिम में भी अल्लाह को ही भगवान ही कहिए सर्वोपरि माना गया। इसके बाद सभी को जो है समान माना गया और यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो हुआ वो कुरान का एक अंश दिया गया है। ये अंश है कुरान का, इसको ज़रूरत नहीं है। अब कल्पना कीजिए, बताइए, समझाइए, ठीक है ना। अब इसको आपको देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है, लिखना। और दोस्तों एक बात ज़रूर बता दूं कि ये सीज़न जो मैं लेके आऊँ सीरीज कहा जाए तो ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर बार हर चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके लाइफ का बात है और ज़िंदगी का अंतिम दरवाज़ा यही है। अगर इसको आप तोड़ नहीं पाए, IAS SDM नहीं बन पाए, उसके बाद आप कर भी क्या पाइएगा, सोचिए। इसीलिए पूरी ईमानदारी से, आत्मा से इस सीरीज को गलती से मिस मत कीजिए। जो कमेंट करता हूँ कमेंट दीजिए, साथ में लिख के मुझे भेजिए ताकि मैं आपका चेक कर सकूँ। और हो सके तो आपसे हाथ जोड़ के अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बन गई, वैसे ही अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो किसी और की ज़िंदगी बेहतरीन बन जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।